हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 3 जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सरलरेखा में गति, जिसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति के बारे में जानेंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, तो जल्दी से हम लोग क्विक रिविजन एक बार कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में गति के समीकरण के बारे में बात की थी, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग ने तीन समीकरण देखी थी गति की तीन समीकरण देखी थी। पहली क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये हमने पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 5 में तीनों समीकरण देखी थी। और ये जो तीनों समीकरण है वो क्षैतिज गति के लिए लगाई जाती है। मतलब कि जो भी गति हो रही है वो क्षैतिज रेखा पे हो रही है, मतलब इस रेखा पे हो रही है। अगर क्षैतिज रेखा पे गति हो रही है तो हम लोग इस समीकरण का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊर्ध्वाधर गति में अगर कोई गति हो, ऊर्ध्वाधर रेखा में कोई गति हो, यानी ऊपर की ओर कोई गति हो, तो हम लोग ये समीकरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला समीकरण जो हमारा बदल जाता है वो बदल जाता है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो ये क्यों होता है, ये गुरुत्व के अधीन गति के कारण होता है। तो वही आज हम लोग जानेंगे। कई लोग इसको स्किप कर देते हैं टॉपिक, फिर आगे क्वेश्चन में जब वो क्वेश्चन में v बराबर u माइनस जी टी लिखते हैं तो आप लोग को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि v बराबर यू माइनस जी टी क्यों आया, इसको कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो आज हम लोग ये गुरुत्व के अधीन गति के टॉपिक में इसको हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। पहला टॉपिक गुरुत्व के अधीन गति। तो बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति के बारे में। तो पृथ्वी पर वस्तुओं का आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। तो यह सब आप जानते होंगे, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर अगर वस्तुओं का आकर्षण बल लग रहा है तो क्या है, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपका क्लास 11 में चैप्टर 10 शायद गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल को डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। तो जैसे कि पृथ्वी पर जो वस्तुओं का आकर्षण बल लग रहा है वो क्या कहेगा, गुरुत्व बल। जैसे पृथ्वी पर ये वस्तु का आकर्षण बल लग रहा है, कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींचती चली आती है, ये क्या गुरुत्व बल कहलाता है। यह बल त्वरण उत्पन्न करता है। ये बल जो है कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न करता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। जी का मान क्या होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी पर वस्तु का आकर्षण बल जो लगता है गुरुत्व बल कहलाता है। ये कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न करता है जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अभी मैं आपको गुरुत्वीय त्वरण को बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऊर्ध्वाधर गति में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप आने वाले लेक्चर में आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानना होगा तो आप जान नहीं पाएंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न कर रहा है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। आशा आपको गुरुत्वीय त्वरण समझ में आ गया होगा। इसका पावर क्या होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये गोल्डन पॉइंट क्या है, हमारी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती वस्तुओं की गति गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। क्या, गुरुत्व के अधीन गति क्या है, अगर कोई वस्तु ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरती है या पृथ्वी की ऊंचाई की ओर फेंकी जाती है तो क्या है, गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति हो रही है। वो क्या, गुरुत्वाकर्षण की अधीन गति हो रही है, इसलिए इसे गुरुत्व के अधीन गति कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल दूं कि यदि कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम समझते हैं कि जैसे कि अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई वस्तु को हम लोग क्या कर रहे थे, इस सीधे क्षैतिज रेखा पे टहला रहे थे। कोई गाड़ी सीधी चल रही है, कोई गाड़ी सीधी चल रही है, कोई वैन सीधी चल रही है, या कुछ भी, कोई पत्थर सीधे चल रहा है, कोई बॉल सीधे चल रही है, तो हम लोग क्या करते थे, क्षैतिज रेखा पे चलते थे, ठीक है। क्षैतिज रेखा पे हम लोग बात करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा पे। अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा पे चल रही हो तो जो हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका तो नॉर्मल त्वरण ए लग जाता था, बट लेकिन जब हम ऊर्ध्वाधर पे बात करेंगे तो इस पे आपका गुरुत्व त्वरण लगेगा। क्या, गुरुत्व त्वरण लगेगा। जब हम लोग ऐसे नॉर्मल जा रहे थे तो इस पे हमारा नॉर्मल त्वरण लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो इस पे हम लोग का गुरुत्व त्वरण लगेगा, ठीक है। तो अभी इसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि अब जैसा कि ये हमारे पास एक बॉल है, एक बॉल है जो कि समतल जमीन पे है, ठीक है, ठीक है। बॉल है, इसको मैंने ऐसे उछाला, ऐसे ऊपर की ओर उछाला, तो ये क्या जाएगी, ये ऊपर ही तो जाएगी, ऐसे जाएगी ऊपर, जाएगी कि नहीं जाएगी ऊपर, ये ऐसे जाएगी ऊपर, ये ऐसे ऊपर जाएगी,
ऐसे ही ऊपर जाएगी और कुछ u वेग से जाएगी। बाई u वेग मतलब प्रारंभिक वेग से जाएगी, क्योंकि जब जाएगी तो इसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग होगा। मैंने आपको बताया u बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग। जब कोई वस्तु हम लोग कहीं से देखना प्रारंभ करते हैं तो उसका उस समय क्या वेग है, उसे हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग। तो ये कुछ ना कुछ u वेग से जाएगी और ऊपर जाके इसका वेग हो जाएगा शून्य। वेग जाके शून्य होगा। कोई भी वस्तु अगर ऊपर जाती है तो वो वापस कब आती है, जब उसका वेग शून्य हो जाता है। जैसे भी मार्कर का कैप है मेरे पास, इसको मैं ऊपर उछालूं तो ये यहाँ पे जाके इसका वेग शून्य हो गया, तभी रुक गया। अगर इसका वेग अभी शून्य ना होता, अभी इसका वेग कुछ ना कुछ होता तो ये और ऊपर जाता। अभी से ये वेग यहाँ जाके रुका, यानी इसका वेग यहाँ पे जाए शून्य हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं ऊपर जाके एच मैक्स पे इसका वेग जो है शून्य हो जाएगा। वेग शून्य हो जाएगा तो ये वापस हमारी बॉल लौट के आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी बॉल वापस लौट के आएगी तो इसी लाइन पे आएगी, बट मैं इसको अलग दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मान लीजिए ये ऐसे आ रही है, इसी लाइन पे आ रही है, बट ये ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही है बॉल, ये बॉल वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो जाने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, मान लो जाने में लगा समय t1 है और आने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो उसे t2 कह देते हैं अपन। ठीक है, और जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है उसे हम लोग एच मैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एच मैक्स। एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई को। ठीक है, इसे हम लोग एच मैक्स कहते हैं, इसको यू कहते हैं, इसको वी कहते थे, t1 t2। ठीक है, और जाने और आने में लगा, जाने और आने में लगा कि कुल समय को क्या कहते हैं, t। दोनों मिला के अगर हम t पूछे तो t बराबर होता है t1 प्लस t2। मतलब जाने में भी लगा, आने में भी लगा, समय मिला लें। और इस पे त्वरण क्या आएगा, इस पे हमारा गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। आपको चिन्ह परपाटी याद होगा, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वस्तु, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर है, यदि कोई भी वस्तु ऊपर की ओर है तो उसको हम लोग धनात्मक लेते हैं, यदि कोई भी वस्तु नीचे की ओर हो तो उसे हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। तो जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो सदैव नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर। जो हमारी पृथ्वी है इसने कह दिया है कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा मेरी ओर लगेगा, मतलब मेरी ओर लगेगा। इसमें सिर्फ पृथ्वी की मर्जी चलेगी, कोई फिजिक्स की मर्जी नहीं चलेगी। तो हमेशा जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, हमेशा चाहे जैसा कॉन्सेप्ट हो, चाहे जैसा आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, पृथ्वी की ओर हमेशा लगेगा। तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग सिंपली माइनस से दर्शाते हैं, क्योंकि जो हमेशा पृथ्वी की ओर नीचे की ओर लगता है। ठीक है, पृथ्वी की ओर नीचे की ओर लगता है, तो इसमें जो त्वरण इसका लगेगा माइनस जी लगेगा, त्वरण इसमें माइनस जी लगेगा। और ये आपका आगे ऊर्ध्वाधर गति के ऊपर की ओर फेंकी जाए तो उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस काफी बनते हैं। जैसे कभी कभी आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि हमारे पास कोई गेंद है, उसको ऊपर फेंके तो उसका यू वेग ये था और t1 ये था, कुछ जो भी ये था, तो एच मैक्स बताइए या t1 बताइए या t बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल आप किससे निकाल सकते हैं, गति की समीकरण से निकाल सकते हैं। तो गति की समीकरण हमारी क्या है, जैसे कि हम रिवाइज करें कि हमारी जो पहली गति की समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस एटी। लेकिन अगर इसमें हम रख दें v बराबर u प्लस एटी, जैसे कि मैं बोलूं v बराबर u प्लस में एटी, तो हमें चलो u मिल गया, v भी मिल गया, t भी मिल गया, आ रहा है। तो हम a को कैसे रख सकते हैं, a को कैसे रख सकते हैं। अगर ऐसे दूसरी हम देखें तो दूसरी समीकरण क्या है हमारी, s बराबर ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें हम s को नहीं रख सकते, इसमें s कहाँ आपको दिख रहा है, इसमें कहीं आपको s दिख रहा है, विस्थापन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसमें हम s भी नहीं रख सकते और इसमें हम a भी नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये गति की समीकरण को चेंज किया जाता है गुरुत्व के अधीन समीकरण में। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गुरुत्व के अधीन गति की समीकरण चेंज होती है, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको अगर आप जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि गुरुत्व के अधीन गति की समीकरण कब लगाते हैं और गति की समीकरण कब लगाते हैं। तो जैसा कि हमारा गुरुत्व के अधीन समीकरण जो होती है, तो जैसा गुरुत्व के अधीन जो गति की समीकरण होती है वो कुछ ना कुछ चेंज होती है। अब जैसा कि हमारा नॉर्मल जो क्षैतिज रेखा के लिए हम लोग गति का समीकरण यूज करते थे, वो क्या करते थे, v बराबर u प्लस एटी करते थे कि नहीं करते थे, करते थे। बट इसमें हम लोग का चेंज ये होगा कि जो हम लोग उसमें त्वरण को a लेते थे, क्या लेते थे, a लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग त्वरण को लेंगे माइनस जी, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो भी नीचे की ओर, इसलिए इसमें माइनस जी लेंगे। और जो हमारा s होता है, s को हम लोग विस्थापन लेते थे या दूरी लेते थे, क्योंकि सरल रेखा में गति होती थी नीचे क्षैतिज रेखा पे, तो विस्थापन दूरी समान होता है, मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया है। तो s को हम लोग क्या ले लेंगे, h ले लेंगे। क्या ले लेंगे, h। h क्यों ले लेंगे, तो मैंने आपको जो अधिकतर आपको वो बताया था, h मैक्स।
एच मैक्स बताया था, तो वो एस हमारी दूरी जो है एच मैक्स में बदल जाएगी। हमारी जो एस दूरी है वो एच मैक्स में बदल जाएगी, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार की ऊपर की ओर दूरी है, तो इसलिए एस जो है हमारा एच में बदल जाएगा, एच में बदल जाएगा। तो इसी से हमारी गति की समीकरण बदल जाएगी सारी। तो ये जो हमारी जो गति की समीकरण थी पहली, v बराबर u प्लस एटी, तो ये बदल जाएगी u प्लस माइनस जी टी में। ठीक है, तो इसको अगर हम कहें तो जो प्लस माइनस है वो माइनस हो जाएगा, u माइनस जी टी। ये हमारी आ गई गुरुत्व के अधीन गति की पहली समीकरण। गुरुत्व के अधीन गति की पहली समीकरण हमारे पास आ गई है, v बराबर यू माइनस जी टी। बच्चे यही नहीं जान पाते हैं कि ये समीकरण आई तो आई कहाँ से, ये काफी लोग नहीं बताते हैं कि ये समीकरण आई तो आई कहाँ से। ठीक है, तो ये समीकरण ऐसे आती है, जो हमारा पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी, इसी में हम लोग माइनस जी और h रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? क्योंकि हमारा त्वरण बदल जाता है, क्योंकि हम लोग ऊर्ध्वाधर की ओर गति कर रहे हैं, और जो हमारा दूरी में विस्थापन है वो h में बदल जाता है, ऊंचाई में। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। और जो हमारा दूसरा समीकरण होता है गति का, वो क्या है? s बराबर ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी हमारा बदल जाएगा, और ये हमारा बदल जाएगा, ये हमारा बदल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि s को हम लोग को h मानना है, s को क्या मानना है? हमें h मानना है। तो ये हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ माइनस जी टी का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये टोटल आ जाएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारी आ गई गुरुत्व के अधीन गति की दूसरी समीकरण, गुरुत्व की अधीन गति की दूसरी समीकरण। अगर हमारी जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर वो क्षैतिज में गति की बात कर रहा है तो अपन हम लोग क्या लगाएंगे? s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट अगर वो ऊपर की ओर बात कर रहा है कि कोई गति ऊपर की ओर हो रही है, ऊर्ध्वाधर के ऊपर हो रही है, तो अपन हम गुरुत्व की अधीन गति को ही लगाएंगे। ठीक है, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमारे पास तीसरी समीकरण क्या थी? हमारे पास एक तीसरी समीकरण थी, क्या? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2 और as क्या हो जाएगा? gh, माइनस का g हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का h। तो हमारा जो हमारा आ जाएगा तीसरा समीकरण, वो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में, प्लस जो है प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2gh। ये हमारा आ गया गति का तीसरा समीकरण, गुरुत्व के अधीन गति का तीसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण ये है, तीसरा ये है, और पहला क्या है हमारा? पहला समीकरण हमारा क्या आया था? निकाले थे हम लोग तो u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, ये हमारा आया था पहला समीकरण। ये गुरुत्व के अधीन के तीनों समीकरण आ गए, आपको तीनों याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऊर्ध्वाधर गति के बारे में बात करेगा तो आपको ये तीनों समीकरण को लगाना है। अगर वो क्षैतिज में गति की बात कर रहा है तो आपको जो गति की समीकरण हम लोगों ने कल पढ़ी थी उसको लगाना है। ठीक है, आशा आपको गुरुत्व के अधीन गति की समीकरण समझ में आ गई हो। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो अगर हमें पूछ ले कि अधिकतम ऊंचाई निकालो, अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र होता है, उसको कैसे निकालेंगे उसका डेरिवेशन अभी देखते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए बात करें तो जो हमारा जो बॉल थी, जो हमने बताया था कि वो अधिकतम ऊंचाई मतलब कितना ऊंचाई, एच मैक्स कैसे निकालेंगे? तो एच मैक्स निकालने के लिए हम लोग के पास गति का समीकरण रखना है, और हमारा एच मैक्स का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग को एच मैक्स देखना है तो हम कौन सी गति समीकरण में एच पाएंगे? तो याद होगा तीसरी जो गुरुत्व के अधीन समीकरण पढ़ रहे हैं, जो क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, इससे हम लोग जो है अपना एच मैक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो हमारी तीसरी समीकरण क्या है? जो हमारी तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर क्या है? u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर जाकर जो वेग हो जाता है शून्य हो जाता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। v बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हमारा आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो 0 बराबर क्या है? u स्क्वायर माइनस 2gh। तो h बराबर हमारा आ जाएगा, जो h मैक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा? उसका h मैक्स कर लीजिए। ठीक है, ये h मैक्स मान लेते हैं। h मैक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा? h मैक्स बराबर हमारा आ जाएगा 2, h मैक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा? u स्क्वायर, h मैक्स बराबर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन में 2g। ये आ गया हमारा एच मैक्स बराबर। तो एच मैक्स आप लोग खाली ये फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये इस फॉर्मूला का डेरिवेशन है।
अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर 2g का डेरिवेशन करें तो फिर सिर्फ आपको v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh करके और बताना है कि v बराबर 0 हो जाता है, अंतिम वेग जो है 0 हो जाता है कण का और 2000 गति में, फिर 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh रख के h बराबर आपको यू स्क्वायर अपॉन में 2g बता देना है। और क्वेश्चन में आपको एच मैक्स निकालने का हो रहा है तो आपको नॉर्मल ही फॉर्मूला रखना है और आपका एच मैक्स आ जाएगा। तो ये था एच मैक्स का फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि जाने में लगा समय के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कि जो जाने में T1 हमारा लगा था उसको निकालना है तो उसके लिए कौन सा हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो जैसे कि हमारे पास जो एक समीकरण थी आप लोग को याद होगा, जो हमारे पास गति की समीकरण थी u बराबर v बराबर u प्लस at, इसी को हम लोग गुरुत्व के अधीन समीकरण में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास समीकरण आ गई थी v बराबर u माइनस जी टी। क्या आ गई थी? v बराबर u माइनस जी टी। तो हमने जाने में लगे समय के बारे में बात कर रहे हैं, क्या जाने में लगा समय, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा समीकरण था क्या था, v बराबर u माइनस जी टी, इससे हम लोग निकाल लेंगे t का मान। ठीक है, तो हम लोग t की जगह t1 मान लेते हैं क्योंकि t1 जाने में लगा समय को हम लोग t1 मान लेते हैं। तो t1 को कैसे निकालेंगे, तो जो है हम लोग v जो है हमारा 0 हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि v 0 हो जाता है तो u माइनस जी टी, बस आपको ऐसे निकल जाएगा। तो t बराबर हमारा क्या आ जाएगा, t बराबर हमारा आ जाएगा u अपॉन में g, ये हमारा t1 आ गया, t1 हमारा आ गया u अपॉन जी। क्या आ गया? t1 u अपॉन जी। और जितना भी हम लोग बात करेंगे, जितना भी क्लास में बात करते हैं कि कोई गेंद जा रही है कोई वो जा रही है, तो इसमें वायु का मान हम लोग नगण्य रखते हैं। वायु का मान नगण्य रखने पे क्या होता है, जो जाने में लगा समय आने के में लगे समय के बराबर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वायु का मान नगण्य रहता है तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो वह समान होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वायु के कारण जो है समय में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जैसे कि हाथी बकरी को अगर निर्वात में वायु नहीं है वहां छोड़ेंगे तो वह दोनों समान आएंगे। ठीक है, उसमें ये नहीं होगा कि हाथी पहले आएगा, लेकिन आप वायु में छोड़ेंगे तो हाथी पहले गिर जाएगा बकरी बाद में आएगी। ठीक है, जैसे 2 मंजिले में हम हाथी और बकरी को छोड़ें तो हाथी पहले आ जाएगा बकरी बाद में आएगी, बट जैसे कि आप वायु में निर्वात में छोड़ेंगे तो समान आती है, उसमें समय का कोई पाबंदी नहीं होती, समय समान चलता है। तो t1 बराबर t2 हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, तो t1 तुम्हारा ये होगा, हम लोग जितना भी बात करेंगे क्लास 11 में वो वायु को नगण्य मान के बात करेंगे। ठीक है, तो जब वायु को नगण्य मानेंगे तो t1 भी जो हमारे जाने में लगा समय वो बराबर हो जाएगा हमारा आने में लगा समय, यानी t2 के बराबर, t2 के बराबर हो जाएगा। जाने में लगा समय हमारा बराबर हो जाएगा t2 के आने में लगा समय के। ठीक है, ठीक है, तो t1 हमारा t2 के बराबर हो जाएगा, यानी t2 भी हमारा क्या आ जाएगा u अपॉन जी, t2 भी हमारा क्या आ जाएगा u अपॉन जी। ठीक है, t1 और t2 बराबर हो जाएंगे क्योंकि हम लोग वायु का मान नगण्य रखते हैं। तो अब बात हम लोग किसकी करने जा रहे हैं, उड्डयन काल की। क्या? कुल उड्डयन काल। जो हमारा उड्डयन काल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उड्डयन काल क्या होता है, तो उड्डयन काल हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट मींस जो हमारा कण था, जो हमारा कण है वो कितनी देर हवा में रहा उसे कहते हैं उड्डयन काल। ठीक है, जिसे हम लोग टी से निरूपित करते हैं, तो कण जितनी देर हवा में रहेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उड्डयन काल, टी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे टी बराबर क्या होता है, अभी हम लोग जाने थे। तो टी बराबर होता है t1 प्लस में t2, यानी जो कण था जो हमारा बनाया था अभी वो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो ये जाने में लगा समय t1 आने में लगा समय t2, तो ये t1 हमारा t क्या है, ये पूरा है जो हमारा समय लगा। ठीक है, t हमारा पूरा, इसी को हम उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इतना समझिए कि जितनी देर कण हवा में रहेगा उसी को उड्डयन काल कहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं कि आने में इतना समय लगा जाने में इतना समय लगा। बस t बराबर क्या होता है, t1 प्लस t2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा t बराबर आ जाएगा u अपॉन जी प्लस में u अपॉन जी, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा 2u अपॉन जी। तुम्हारा उड्डयन काल क्या आ गया, ऊर्ध्वाधर गति का, t बराबर 2u अपॉन जी। अगर क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट उड्डयन काल पूछे कि इसका उड्डयन काल क्या है, कण ऐसे जा रहा है, t1 ये है t2 ये है, तो उड्डयन काल बताओ। ये आपको उड्डयन काल दे रखा होगा और t1 पूछेगा और t2 दे रखा होगा, तो आप सिंपली माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आशा आप उड्डयन काल समझ गए हो। उड्डयन काल का क्या मतलब होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कण जितनी देर हवा में रहा, ये जो पेन हमारे पास मार्कर है ये ऐसे गई और अब आई, तो ये जितनी देर हवा में रही उसे कहते हैं उड्डयन काल। और t1 क्या है, इतना t1 है, जो इतना में गई यहाँ तक वो t1,
और यहाँ से आई T2 और T1 प्लस T2 इज इक्वल टू T, जिसे हम लोग उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसे हम लोग कहते हैं nवें सेकंड में तय की दूरी। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे nवें सेकंड में तय की गई दूरी के बारे में। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होती है हमारी, u प्लस a अपॉन 2n-1। तो उसमें भी आप देखेंगे, अगर हम पूछे कि तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, हम पूछे कि दूसरे सेकंड में हमारा कण कितनी दूर चला, हमारा कण दूसरे सेकंड में कितनी दूर चला, ये 1 2, हाँ यहाँ पे कितनी दूरी तक चला। T1 तो हमारा यहाँ तक है, बट मैं पूछा हूँ कि T जो हमारा T बराबर 2 तक वो कहाँ तक चला। तो मतलब T1 में हमें 5 सेकंड लगा, T1 बराबर 5 सेकंड है। तो मैं पूछूं कि T बराबर जब 2 सेकंड था, दूसरे सेकंड था, तो कण कहाँ पहुंचा। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया पिछले क्लास में। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखें तो आप एक बार देख लीजिएगा जरूर जाके। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे, तीसरे, चौथी, पांचवी जो इस टाइप के होते हैं क्वेश्चन, उसमें जब मैं बोल दूं पांचवी, तो चौथे और पांचवें सेकंड के बीच की दूरी आपको निकालनी है। अगर मैं बोल दूं 5 सेकंड, तो आपको टोटल 1 से 5 निकालना है। तो जैसे मैं दूसरी सेकंड बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं दूसरी सेकंड बोल रहा हूँ तो आपको 1 से 2 सेकंड में कहां तक कण चला उतनी दूरी बतानी है। तो उसका जो हमारा फॉर्मूला क्या था, आपने पढ़ा होगा गति के समीकरण में, nवें सेकंड का फॉर्मूला। ठीक है, nवें सेकंड में फॉर्मूला आपने गति के समीकरण में कल पढ़ा कि एसेंट बराबर क्या होता है, u प्लस a बाई 2n-1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एसेंट जो गुरुत्वीय अधीन गति के कारण होगा, अगर हम ऊर्ध्वाधर में पूछे, अगर हम क्षैतिज में पूछे कि क्षैतिज में 2 सेकंड में गाड़ी कहां पहुंची, तो आप ये लगाएंगे सिंपली। लेकिन मैं अगर पूछूं ऊर्ध्वाधर में कि जो दूसरे सेकंड में आपका कण कितनी ऊपर पहुंचेगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो आपका ए होगा वो माइनस जी में बदल जाएगा। तो ये हमारा एसेंस आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय अधीन के त्वरण के बारे में, u प्लस u माइनस जी अपॉन 2n-1। तब ये वाला लगाएंगे समीकरण। ठीक है, अगर मैं ऊर्ध्वाधर में पूछूं तो आपको ये समीकरण लगाना है, अगर मैं ऐसे पूछूं तो आपको ये समीकरण लगाना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने जाना गुरुत्व के अधीन त्वरण के बारे में, और गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्व त्वरण के बारे में जाना। ठीक है, और गुरुत्व अधीन त्वरण, गुरुत्व के अधीन गति के बारे में जाना, और जाने में लगा समय, आने में लगा समय, और उड्डयन काल के बारे में जाना, और एच मैक्सिमम का फॉर्मूला का डेरिवेशन किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक केंद्र को निर्वात में जाने में लगा समय T1 हमें दे रखा है 5 सेकंड है, तो कण का उड्डयन काल ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से सुना होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, आपको आसानी से हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें टी पूछा है, क्या पूछा है, कैपिटल टी पूछा है, उड्डयन काल हमें पूछा है, और हमें दे क्या रखा है, हमें दे क्या रखा है, तो हमें क्या दे रखा है, T1 दे रखा है। T1 हमारा है 5 सेकंड। ठीक है, कोई गेंद है यहाँ पे, वो ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, ऊपर जा रही है और उसको लगा 5 सेकंड जाने में, कितना, 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। और आने में कितना समय लगा होगा, आने में कितना समय लगा होगा, और जो आने और जाने में दोनों का समय होता है उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो टी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें T2 ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि टी बराबर क्या होता है, T1 प्लस में T2। तो हमारे क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है कि जो गेंद है वो निर्वात में चल रही है, किसमें, निर्वात में चल रही है, मतलब वायु नगण्य है, वायु की उपस्थिति नहीं है। तो मैंने आपको बताया था अगर वायु की उपस्थिति नहीं है, निर्वात है वायु, ठीक है, तो जो T1 समय होता है, जो जाने में लगा समय होता है, वो आने में लगा समय बराबर होता है। तो T1 हमारा T2 के बराबर हो जाएगा, क्या, T1 हमारा T2 के बराबर हो जाएगा, जो T1 होगा बराबर हो जाएगा T2 के, क्योंकि निर्वात है। ठीक है, वायु नगण्य है, लिख लीजिए, वायु नगण्य है, वायु नगण्य से T1 बराबर T2 हो जाएगा। ठीक है, तो T बराबर हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस में T2। तो T बराबर हमारा उड्डयन काल क्या आ जाएगा, T1 क्या है 5 सेकंड, T2 क्या है 5 सेकंड। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू, तो T बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 सेकंड।
ये हमारा बस फालतू एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते, बस एक बार हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही कराया था। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए एक बार लेक्चर को रिवाइज करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।